Dear students, this is the third part of this chapter. In last videos we have discussed about rotation, revolution and their effects on our earth. In this video we will discuss on inclination of earth's axis, its orbital plane, or leap year, and the circle of illumination. In the last, varying days and nights at different place at different times. First of all, here we will discuss on inclination of Earth's axis. Before starting the topic, we will discuss on inclination. कि inclination क्या है? Inclination का मतलब होता है झुकना. किसका झुकना? हमारे एक्सिस का झुकना. हमारी अर्थ के जो एक्सिस जो हैं वो सीधे खड़े होने की बजाय थोड़े से झुके हुए हैं. अब हमारे एक्सिस कौन से हैं? जो कि हमारे नॉर्थ पोल को और हमारे साउथ पोल को एक इमेजिनरी लाइन के द्वारा कनेक्ट करते हैं. हमारी अर्थ इसी एक्सिस पर स्पिन करती है. नाउ द एक्सिस ऑफ द अर्थ ऑन विच द अर्थ स्पिन is only an imaginary line that joins the earth north pole and the south pole. The axis of the earth is tilted from the vertical line which passes through the center of the earth at an angle of 23.5 degree right or 66.5 degree left from the plane of its orbit. This tilt of the axis is known as the inclination of the Earth's axis. The plane formed by the orbit is termed as the Earth's orbital plane. See the following figure to understand the inclination of the Earth's axis. हमारी अर्थ के एक्सिस जो हैं वो एक इमेजिनरी लाइन है जो हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कनेक्ट करते हैं. हमारे एक्सिस वर्टिकल लाइन से झुके हुए हैं. हमारी अर्थ के अंदर से अगर हम किसी वर्टिकल लाइन को पास करते हैं तो उस वर्टिकल लाइन के सेंटर से हमारी अर्थ के एक्सिस 23.5 डिग्री राइट साइड में, 66.5 डिग्री लेफ़्ट साइड में अगर हम देखें तो या तो वो 23.5 डिग्री राइट साइड से या फिर 66.5 डिग्री लेफ़्ट साइड से हमारी ऑर्बिट के प्लेन से एंगल बनाती है. ठीक है. अब ये जो टिल्ट है, ये जो झुकाव है, ये ही हमारी अर्थ का इंक्लिनेशन कहलाता है कि हमारी अर्थ जो है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर या तो 23.5 डिग्री राइट साइड में या फिर 66.5 डिग्री लेफ़्ट साइड में अपनी ऑर्बिटल प्लेन से क्या है, एंगल बनाती है. ठीक है. द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज टर्म्ड एज द अर्थ्स ऑर्बिटल प्लेन. अब जो हमारी अर्थ का जो प्लेन है, प्लेन मतलब इसका ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट पर हमारी अर्थ मूवमेंट करती है. अगर हम एग्ज़ाम्पल लें, यहाँ पर देखें. अब यहाँ हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं हमारी अर्थ की ऑर्बिट का. ऑर्बिट क्या होती है? एक फिक्स्ड पाथ जिस पर हमारी अर्थ चक्कर लगाती है. तो ये हुआ हमारी अर्थ की क्या, ऑर्बिट, जिस पर ये चक्कर लगाती है. ठीक है. अब हम इसकी जो बाहर की जो ये एरिया है, अगर हम इस वाले को
देखें तो हमें किनारे की साइड से देखने के बाद ये हमें इस तरीके से बिल्कुल प्लेन लाइन की तरह नज़र आएगा, अगर हम इसको एक साइड से देखें तो। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी अर्थ की ऑर्बिट का प्लेन है, और इसी ऑर्बिट पर हमारी अर्थ जो है वो मूवमेंट कर रही है। इसी कारण से हम अपनी इस अर्थ के इलिप्टिकल पाथ को इसका ऑर्बिटल मूवमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये अपनी ऑर्बिट पर मूवमेंट कर रही है। ऑर्बिट पर मूवमेंट करने के कारण हम इसको क्या बोल सकते हैं, ऑर्बिटल मूवमेंट बोल सकते हैं। तो अगर हम इसका जो सर्कुलर जो ये पाथ बना हुआ है, अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखें तो हमें ये एक सर्कल का जैसा दिखाई दे रहा है, अगर आप यहाँ देखें। और फिर अगर आप इस सर्कुलर पाथ को, हमारी जो अर्थ का जो ये पाथ है जिस पर हमारी अर्थ चक्कर लगाती है, वो बिल्कुल सर्कुलर ना होकर थोड़ा सा इलिप्टिकल है। ठीक है, तो हम अपनी अर्थ के इस इलिप्टिकल पाथ को अगर वन साइड से देखते हैं तो हमें ये एक लाइन जैसा दिखाई देता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं, यहाँ आपको ये कैसा दिखाई दे रहा है, एक लाइन जैसा दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है, हमारी अर्थ की ऑर्बिट का एक प्लेन है। ठीक है, तो ये ही हमारी अर्थ की ऑर्बिट का जो प्लेन है, इसे हम ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं, जैसा कि अभी आपने फिगर में देखा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हम देखते हैं कि हमारी अर्थ के जो ये एंगल हैं वो सेंटर से, कहाँ से, सेंटर से, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि सेंटर से वो क्या है, 23.5 डिग्री तो किधर है, राइट साइड में है, और 66.5 डिग्री एंगल बनाती है वो लेफ़्ट साइड से। किससे, अर्थ के ऑर्बिटल प्लेन से। जैसे ये हमारी अर्थ की ऑर्बिट है, ये इसका बिल्कुल सीधा इसकी ऑर्बिट दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ से हमारी यहाँ से ये यूँ, और यहाँ से हमने यूँ कर दिया, तो यहाँ से और ये एंगल बना रही है, ये कितना है, 23.5 डिग्री का। अब हम इसको यहाँ से मापने की बजाय अगर हम इसे यहाँ से नापें, तो हम इसे यहाँ से नाप कर किसका एंगल बना देते हैं, 66.5 डिग्री। तो हमारी अर्थ जो है वो अपनी ऑर्बिटल प्लेन से 23.5 डिग्री राइट साइड में, या फिर 66.5 डिग्री लेफ़्ट साइड में झुकी हुई है। बात वही आती है, चाहे हम अपने इन एंगल को यहाँ से नाप लें और चाहे हम यहाँ से नाप लें, तो हमारी अर्थ का इंक्लिनेशन आने यही वाला है। तो हमारी अर्थ जो है वो नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर थोड़ी सी झुकी हुई है। ठीक है, और यही क्या कहलाता है, हमारी अर्थ का इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ। अब इस इंक्लिनेशन का हमारी अर्थ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है वो हम देखते हैं। नाउ द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट our inclination. The angle of inclination of the earth's axis always remain the same. हमारी अर्थ का जो इंक्लिनेशन है वो हमेशा ही सेम रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता है। ये हमेशा ही 23.5 डिग्री राइट साइड में, और कौन सा, फ्रॉम द वर्टिकल प्लेन, जो हमारा जो खड़ा प्लेन जो है वर्टिकल प्लेन है उससे 23.5 डिग्री राइट साइड में वर्टिकल प्लेन से। और फिर जो हमारा दूसरा जो प्लेन है जो क्या है हमारा ऑर्बिटल प्लेन, जिसको हम हॉरिजॉन्टल प्लेन कहते हैं। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन से 66.5 डिग्री लेफ़्ट साइड में है। जैसे यहाँ पर हमारी अर्थ है,
ये वाला तो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन बन गया, यानी कि ऑर्बिटल प्लेन बन गया, और ये वाला जो है हमारा वो बन गया हमारा वर्टिकल प्लेन। तो हमारे वर्टिकल प्लेन से 23.5 डिग्री का एंगल बनाती है किस साइड में, राइट साइड में, वर्टिकल प्लेन से राइट साइड में, ठीक है। और हमारा ऑर्बिटल प्लेन से 66.5 डिग्री का एंगल बनता है किधर, लेफ़्ट साइड में। तो इस तरीके से हमारी अर्थ जो है वो अपने इन एक्सिस पर जो ये आता है, ये पॉइंट जो आता है कि या तो हम इसे 23 इधर मान लें या फिर हम 66.5 डिग्री का एंगल इधर बना लें, तो इस पर हमारी अर्थ जो है वो इसके एक्सिस झुके हुए हैं। Now the second point, the inclination of Earth's axis never follows the changing position of the Earth during its revolution around the Sun. The tilt always remain in the northeastern direction. This direction never changes. हमारी अर्थ के जो ये एक्सिस जो हैं ये कभी भी अर्थ की जो पोजीशन, जब भी अर्थ अपनी पोजीशन को चेंज करती है तो उसके अकॉर्डिंग हमारी ये इंक्लिनेशन के पॉइंट कभी चेंज नहीं होते हैं, ये हमेशा अपनी ही उसी पोजीशन पर होता है। अर्थ चाहे रिवोल्यूशन सन के चारों तरफ रिवोल्यूशन के दौरान अपनी पोजीशन को चेंज कर लेती है अर्थ, लेकिन ये अर्थ के जो एक्सिस जो है ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं, ये हमेशा नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में ही झुके रहते हैं, ऊपर से नॉर्थ में, और अगर हम ईस्ट और वेस्ट की ओर ले तो हमेशा ये ईस्ट साइड में ही झुके रहते हैं। जैसे अगर हम यहाँ देखें, जैसे ये अर्थ है तो इसका एक्सिस ऊपर, जैसे ये हमारा ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, और इधर वाला क्या है हमारा ईस्ट है, तो इधर क्या है वेस्ट है। तो हमारी अर्थ का एक्सिस जो है ऊपर से नॉर्थ और इधर से ईस्ट साइड में ही झुका रहता है, चाहे हमारी अर्थ रिवोल्यूशन के दौरान कितना ही रिवॉल्व कर ले, रिवोल्यूशन के दौरान भी हमारी अर्थ की जो ये एक्सिस है इसकी सेम पोजीशन रहती है, ये कभी भी अपने एक्सिस को चेंज नहीं करती है, ठीक है। At any point of the orbital plane, the axis is always parallel to its position at any other time of the year. कि अगर हम किसी भी ऑर्बिटल प्लेन पर हों तो हमारी एक्सिस जो हैं वो हमें पैरेलल दिखाई देते हैं इसकी पोजीशन से, हमेशा पूरे किसी भी ईयर में, अगर हम किसी भी ईयर में अगर हम इसको देखते हैं तो हमें ये पैरेलल दिखाई देते हैं, ये इसके पॉइंट हैं। अब आप यहाँ इसकी फिगर देख सकते हैं, आप यहाँ देखेंगे कि हमारी जो अर्थ है उसके एक्सिस ये वाला और ये वाला है, दिखाई दे रहा है आपको, इधर झुका हुआ है, ठीक है। इसमें भी देखिए ये इधर और इधर झुका हुआ है। फिर हमारी अर्थ रिवोल्यूशन करती हुई इधर आई है, तब भी हमारी अर्थ के जो एक्सिस जो हैं वो इधर और इधर हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी अर्थ फिर दोबारा रिवोल्यूशन किया है और यहाँ अब भी यहाँ, मतलब इसने क्या है कि अपने पॉइंट को नहीं छोड़ा है, ये हमेशा नॉर्थ और ईस्टर्न साइड में ही शो करती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक बात और है, यहाँ पर आप एक ये लाइन देखते हैं, एक आप यहाँ सर्कल देखते हैं कि देखिए ये हमारी सन है और हमारे सन की रेज इस वाले पार्ट पर पड़ रही है, सामने वाले पर, इस वाले पर नहीं पड़ रही है। तो एक तो सनलाइट वाला एरिया और एक सन शैडो वाला एरिया, इन दोनों को ये जो लाइन सीधी खड़ी है ये अलग करती है, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो एरिया है ये सनलाइट और सन शैडो को अलग कर रही है। तो ये एक सर्कल है जिसे हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं।
इसी सर्कल की वजह से ही हमारी अर्थ के जितने भी पार्ट हैं उन पर जो इस सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन के सामने आते हैं, पहले आते हैं, वहाँ पर सन की लाइट सीधी पड़ती है, इस कारण से वहाँ दिन होता है। ठीक है। और इस सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन के जो बैक में जो एरिया रह जाता है वहाँ पर सन की लाइट नहीं पहुँचती है, तो वो वाला सन शैडो एरिया नाइट कहलाता है, कि वहाँ नाइट रहती है क्योंकि वहाँ सन की रोशनी नहीं पड़ती है। तो वो डे एंड नाइट जो होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? इस सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन की वजह से हो जाते हैं, क्योंकि ये वो एरिया है जहाँ पर सन की जो रेज जो है वो पूरी तरह से आने में अक्षम हो जाती है, कैपेबल नहीं होती है। सन सिर्फ अर्थ के फ्रंट वाले एरिया पर ही अपनी लाइट को पहुंचा सकता है, बाकी एरिया पर नहीं पहुंचा सकता। तो ये जो सर्कल है वो क्या कहलाता है? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, जो कि डे एंड नाइट दोनों को आपस में अलग कर रहा है। ये वो सर्कल है जो डे और नाइट को आपस में अलग करता है। ठीक है। देखिए आप यहाँ पर इस सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन को यहाँ पर भी आसानी से देख सकते हैं कि हमारी अर्थ के जिस पार्ट पर देखिए सूर्य की रोशनी आ रही है, ये वाला हमारा डे टाइम हो गया। ठीक है। और ये वो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है जिसकी वजह से हमारी अर्थ का जो रेस्ट ऑफ पार्ट है, शैडो एरिया है, वहाँ पर सन की लाइट नहीं जा रही है, इस कारण यहाँ क्या है? रात है। ठीक है। ऐसे ही हमारे आप इधर का एरिया देख सकते हैं, तो यहाँ पर भी क्या है? इस एरिया पर लाइट आ रही है, इस कारण से यहाँ पर डे है। और ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन जो डे और नाइट दोनों को अलग अलग करता है, तो इधर क्या है? रात है। अब हम यहाँ पर देखिए लीप ईयर के बारे में पढ़ेंगे कि लीप ईयर क्या होता है। तो लीप ईयर को जानने से पहले हम यहाँ देखते हैं कि हमारा जो एक ऑर्डिनरी ईयर होता है उसके अंदर हम आम तौर पर 365 डेज़ को मानते हैं कि एक ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज़ होते हैं। ठीक है। उसके बाद जो हमारे रेस्ट ऑफ आवर्स बचे हैं, यानी कि 1/4 डे, जिसके अंदर हमारे 6 आवर्स शामिल होते हैं, तो हम हर साल इनमें से 6 आवर को, जो 365 एंड 1/4 डे जो हमारे हैं, उनमें से हम हर साल 6 आवर को छोड़ते हुए चलते हैं कि 6 आवर को हम काउंट नहीं करते हैं। लेकिन आफ्टर इन 4 ईयर, कि हर चौथा वर्ष जो होता है उसके अंदर ये 6 आवर्स मिलकर आपस में 24 आवर्स बना देते हैं। ठीक है। कि हर साल के 6 आवर, फिर नेक्स्ट ईयर के 6 आवर, फिर नेक्स्ट ईयर के 6 आवर, और फिर नेक्स्ट ईयर के 6 आवर्स, तो ये इस तरीके से 24 आवर्स बना देते हैं। तो हम इन आवर्स को जब अगर हम काउंट करते हैं तो ये टोटल बन जाते हैं हमारे पास 24 आवर्स। और इन 24 आवर्स को हम एक्स्ट्रा डे के अंदर काउंट कर लेते हैं। तो जब भी आप कभी देखते हैं कि जो हर साल जो फरवरी जो होती है उसके अंदर 28 डेज़ होते हैं, लेकिन 4 साल में एक बार हमारी जो फरवरी होती है उसमें 29 डेज़ होते हैं। तो उस एडिशनल डे को, जो ये 24 आवर्स से 1 डे जो हमारा बन रहा है, उस एडिशनल डे को हम फरवरी में काउंट करते हैं ऑन एवरी 4th ईयर, प्रत्येक चौथे वर्ष में। ठीक है। तो ये ही हमारा जो एक्स्ट्रा डे है, और ये एक्स्ट्रा डे कैसे बनता है? इन्हीं 6 आवर्स को, हर साल के जो 6 आवर्स बच जाते हैं उन आवर्स को मिलाने के बाद एक एक्स्ट्रा डे बनता है, और उसी एक्स्ट्रा डे को हम ऐड कर देते हैं फरवरी में ऑन एवरी 4th ईयर। दिस एडिशनल डे इज़ कॉल्ड अ लीप ईयर।
Therefore, on every fourth year, a February of 29 days in place of 28 days, and that year has 366 days. ठीक है, तो अब हम जो 366 डेज होंगे जिसमें फरवरी में 29 डेज होंगे, तो हम उसको क्या बोलेंगे? लीप ईयर बोलेंगे। अ लीप ईयर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 4। अगर कोई भी लीप ईयर है तो वो पूर्ण रूप से डिविजिबल होगा 4 के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, द ईयर 2012, 2016, 2020 और 2024 आर लीप ईयर्स। ठीक है, तो ये सारे ही क्या हैं? लीप ईयर्स। अब हम अच्छे से समझ में आ गया है कि हमारा जो इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ क्या है, हमारा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है, और उसके बाद हमारा लीप ईयर। नाउ द नेक्स्ट वन इज आवर वेराइंग डेज एंड नाइट्स at different times at different place। अब देखिए, आप देखते हैं कि हर जगह डे और नाइट की जो लेंथ जो होती है वो सेम नहीं होती है, वेरी होती है। वेरी मतलब अलग अलग होती है, और उसके पीछे के जो कारण होते हैं वो क्या होते हैं? रिवोल्यूशन होते हैं। रिवोल्यूशन के इफ़ेक्ट के कारण हर जगह की जो डेज और नाइट की जो लेंथ होती है वो सब जगह एक जैसी नहीं होती है, सब जगह अलग अलग होती है। उदाहरण के रूप में अगर हम दिसंबर की बात लें तो दिसंबर के अंदर जो दिन जो होते हैं वो कैसे होते हैं? छोटे होते हैं, और रात कैसी होती है? लंबी होती है। ऐसे ही अगर हम जून के मंथ की बात लेते हैं तो उस समय जून के महीने में दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, दिसंबर होते सर्दियों में, तो हम आम रूप से हमारे यहाँ पर देखते ही हैं कि सर्दियों में दिन छोटे होते हैं और रातें बड़ी होती हैं। ऐसे ही गर्मियों में दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं। तो उन सब का कारण क्या है कि क्यों यहाँ पर दिन छोटे होते हैं, रातें बड़ी होती हैं? तो वो कारण है हमारा विंटर एंड समर सोल्स्टिस। वही कारण जो ये हमारी रातें लंबी और छोटी होने का जो कारण है वो हमारे क्या होते हैं? समर और विंटर सोल्स्टिस। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, हम इसमें देखते हैं, हमने देखा कि यहाँ क्या है? समर सोल्स्टिस है, और हमारा इधर क्या है? विंटर सोल्स्टिस। ये हमारा समर सोल्स्टिस, ये हमारा विंटर सोल्स्टिस। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि देखिए, ये हमारा सन है, हमारे सन के सामने अभी हमारी अर्थ का जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो पार्ट है, ये हमारा इक्वेटर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला जो पार्ट है वो सारा, इस पर हमारे सन की रेज सीधी आ रही है, जबकि ये वाला जो पार्ट है इस पर हमारे सन की रेज सीधी नहीं आ रही है। अगर हम देखो, अगर हमारा जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन देखते हैं, ठीक है, तो वो हमारा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है कि हमारी इस पर, ये अगर हम देखें, हमारा एक्सिस जो है, ये हमारा एक्सिस है, हैं, तो ये ऐसे झुका हुआ है, ये इस तरीके से है, देखो। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे तो सन की रेज यहाँ से ये यूँ आ रही है। ठीक है, तो इस पार्ट पर तो हमारी सन की रेज सीधी आ रही है, लेकिन इस पार्ट पर नहीं पड़ रही है। तो हमारा ये जो वाला अपर वाला जो पार्ट है, ये वाला, ठीक है, इस पर सन की रेज सीधी आती है। सीधी आने के कारण ये सारा का सारा पार्ट जो है वो सन के साइड झुका हुआ है। तो यहाँ पर होगी समर, जून के महीने में। ठीक है, तो यहाँ पर ये कब होती है? 21 या फिर 22 जून पर होती है। तो इस कारण से यहाँ पर दिन बड़े होंगे, क्योंकि सूर्य की रोशनी यहाँ पर लॉन्ग टर्म तक होती है।
जबकि हमारे सदर्न हेमिस्फीयर में ऐसा कुछ नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ पर, और हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऐसा है। ठीक है, तो हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पर अभी गर्मियाँ हैं, तो हमारे सदर्न हेमिस्फीयर में अभी क्या होगी, सर्दी होगी। लेकिन इसी के ही विपक्ष में अगर हम दूसरी साइड लें तो अब क्या होता है, अब हमारा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन ऐसे है, ये वाला, तो इसके ऊपर अब हमारे सन की लाइट सारी जा रही है, इस पर नहीं आ रही है हमारा जो ये एरिया है। तो अब क्या होगा, अब जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है यहाँ पर सन की लाइट आ रही है, और सदर्न हेमिस्फीयर जो है उस पर जो हमारा जो सदर्न हेमिस्फीयर है अब इस पर सीधी आ रही है, आप देखेंगे, लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर नहीं आ रही है। तो इस कारण से अब यहाँ क्या हो जाएंगी, यहाँ पर सर्दियाँ हो जाएगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएंगी, गर्मियाँ हो जाएंगी। तो इसके कारण से हमारे यहाँ पर क्या चेंज हो जाती है, सीजन्स चेंज हो जाती है, और इन्हीं सीजन्स की वजह से हमारे जो डेज़ और नाइट्स जो होते हैं वो छोटे या बड़े हो जाते हैं। इसी कारण से हमारी जो सर्दियों में दिन जो हैं वो छोटे होते हैं, रातें बड़ी हो जाती हैं। ठीक है, और एक ऐसा टाइम भी आता है जिसे हम इक्विनॉक्स कहते हैं। उस इक्विनॉक्स में क्या होता है कि सितंबर का जो 23 सितंबर है या 22 सितंबर है वो, और इधर से मार्च में 20 या 21 मार्च जो है उसमें क्या होते हैं, दोनों ही हेमिस्फीयर में, इधर से जो हमारा सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें, और इधर से हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डेज़ और नाइट इक्वल होते हैं, डेज़ और नाइट इक्वल होते हैं। क्यों? क्योंकि इन ऐसे समय में हमारी जो अर्थ जो है वो मूवमेंट करती हुई यहाँ पहुँचती है। तो एक तो हमारी जो सितंबर का समय होता है उस समय, और उस एक हमारा जो मार्च का समय होता है उस समय दोनों ही दिन की जो लेंथ है वो और नाइट की जो लेंथ है वो दोनों की दोनों बराबर होती है। कब कब होती है, सितंबर 23 में और मार्च 21 में। सो स्टूडेंट्स, योर चैप्टर हैज़ बीन this topic has been completed, and in next video we will discuss on this chapter's explanation of question answer, key terms and MCQs. Thank you.